गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने जो है 11th क्लास का टॉपिक जो है ख़त्म कर दिए थे सारे, ठीक है। अब 11th क्लास के अंदर बेटा फर्स्ट जो चैप्टर है ना आपके, उसके अंदर एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, ठीक है, बट अब हम कुछ क्लासिफिकेशंस करेंगे, ठीक है, जिसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किस ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो और कुछ जनरल चीज़ें भी आपको पता हो जाए, ठीक है। बाय द वे आज जो है क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम जो है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है बेटा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों की आकारिकी, ठीक है। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है बेटा ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बेटा वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर अपन ऑफलाइन ही अगर उसको पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। बाय द वे अगर ऑनलाइन चलता रहता है तो हम उसको ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, बट कोशिश ये करेंगे कि उसको ऑफलाइन ही पढ़ें क्योंकि वो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है तो बहुत अच्छे से अपन समझे उसको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। इसलिए अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, ओके। और जैसे अपना ऑनलाइन ऑफलाइन खुलेगा उसके बाद अपन वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि सर ने जो है चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं लिया है, चैप्टर नंबर 5 क्यों लिया है, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। अपन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं कल से, क्लियर। तो आप जो ये नोट्स बना रहे हैं ना बेटा, वो अपने बोर्ड के लेवल पे ही बनाइए आप, ठीक है ना। जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना बोर्ड पे, वैसे के वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसकी कोई पीडीएफ आपको सेंड नहीं की जाएगी, क्लियर। और नोट्स जो है मैं एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी का यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, एक एक डायग्राम्स आपको यहाँ पे बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो एज इट इज जो है वो आप अपने नोट्स के अंदर उतार लीजिए, जैसे मैं उतारता हूँ ना यहाँ पे, वैसे के वैसे, ठीक है। नीट के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें आपको करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लेना, बस पढ़ते रहो एकदम, ठीक है ना, ओके। अब अपन कुछ टॉपिक बच रहे हैं 11th क्लास के, वो पढ़ लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करते हैं बेटा। हम किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी का इतिहास पढ़ने वाले हैं आज हम, है ना। और कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक वो है हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी का इतिहास, ये वाला टॉपिक है बेटा ना। और इसके अंदर जो हमारे पहले साइंटिस्ट है ना बेटा, उसका नाम है अरस्तु। उनका नाम क्या है बेटा? अरस्तु। जो आपके पहले साइंटिस्ट है ना, उनका नाम क्या है? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु कौन थे बेटा? अरस्तु थे फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन थे बेटा? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, यानी जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है इनको। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो ये कौन थे? ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी यही है और फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या किया था? पूरे प्लांट सिस्टम को, ठीक है, 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। पूरे प्लांट किंगडम को कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिया था? 3 ग्रुप में। कौन कौन से ग्रुप थे वो देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? पूरे प्लांट किंगडम को 3 ग्रुप में डिवाइड किया बेटा, ठीक है। जो पहला ग्रुप था वो था ट्री, जिसको अपन बोलते हैं बेटा वृक्ष। दूसरा ग्रुप था श्रब्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्षूप यानी झाड़ी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्षूप यानी झाड़ी। और तीसरा है बेटा हर्ब्स, जिसको अपन बोलते हैं शाख यानी घास वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 3 में डिवाइड कर दिया, ट्री में, शर्ब्स में और हर्ब्स में, ठीक है ना बेटा। तो ये अरस्तु के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ओके। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं बेटा अपने, वो है थियोफ्रेस्टस। दूसरे साइंटिस्ट कौन है?
थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस की बात करें तो थियोफ्रेस्टस कौन है बेटा? फादर ऑफ बॉटनी। कौन है बेटा? फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के जनक है। ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करिए है फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी। ये कौन है? फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी। देखो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? कैरोलस लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन है? कैरोलस लिनियस। लेकिन फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी यानी प्राचीन पादप वर्गीकी, प्राचीन पादप वर्गीकी के जनक कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। अब इनकी कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी हुई है। तो इन्होंने लिखी हुई है सबसे पहले हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम क्या क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है। इनकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है कॉजेज ऑफ प्लांट्स, कॉजेज ऑफ प्लांट। ठीक है। और इनकी तीसरी बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट, इंक्वायरी इनटू प्लांट। ठीक है। तो ये जो है इनकी बुक्स के नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, कॉजेज ऑफ प्लांट और इंक्वायरी इनटू प्लांट। और बेटा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने क्या किया? प्लांट किंगडम को 4 भागों में बांटा। ठीक है। तो पहला तो बेटा क्या था? ट्री। ठीक है। ट्री को अपन ने क्या बोला? वृक्ष। ठीक है। फिर उन्होंने बोला शब। शब को अपन ने क्या बोला है? झाड़ियां। ठीक है। एक और बांटा बेटा इन्होंने अंडर शब्स। जो छोटी झाड़ियां होती है ना बेटा उसको बोलते हैं अंडर शब्स। छोटी झाड़ियों को क्या बोलते हैं? अंडर शब्स। ठीक है। और जो चौथा पार्ट था वो था इनका हर्ब्स। ठीक है। तो इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, ट्रीज, शब्स, अंडर शब्स और हर्ब्स। यहां तक आ गया बेटा समझ में? ठीक है। इन्होंने यानी थियोफ्रेस्टस ने कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बेटा। थियोफ्रेस्टस ने क्या प्रस्तुत किया था? कृत्रिम वर्गीकरण। थियोफ्रेस्टस ने कौन सा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बेटा? कृत्रिम वर्गीकरण। और कृत्रिम वर्गीकरण के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि कृत्रिम वर्गीकरण में अपन 1 या 2 आकारिकी लक्षणों को काम में लेते हैं। ठीक है। साथ में इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवार्षिक जैसे शब्दों का भी प्रतिपादन किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? वार्षिक, द्विवर्षी, बहुवर्षी आदि शब्दों का भी प्रतिपादन किया। ठीक है। वार्षिक, द्विवर्षी, बहुवर्षीय आदि शब्दों का भी इन्होंने क्या किया था बेटा? प्रतिपादन किया था। ठीक है ना बेटा? ओके। तो ये था थियोफ्रेस्टस। ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है बेटा? कैरोलस लिनियस। ठीक है। जिनका नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। ठीक है। तो कैरोलस लिनियस की बात करें बेटा तो कैरोलस लिनियस कौन थे? ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, स्वीडन वैज्ञानिक। कौन थे बेटा? ये स्वीडन वैज्ञानिक थे, स्वीडन के साइंटिस्ट। ठीक है। फिर अगर अपन इसकी बात करें तो उनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के जनक है बेटा, ठीक है। साथ में अपन बात करें, इन्होंने द्विनामकरण पद्धति भी प्रस्तुत की थी, इसलिए इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर इनकी पुस्तकों के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी थी, तो सबसे पहले बुक बेटा इन्होंने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नामकरण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई थी ये। दूसरी बुक है बेटा इनका सिस्टेमा नेचुरी, और ये हुई थी 1 अगस्त 1758 को, और इसके अंदर सारे के सारे जंतु वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए गए थे। और एक होती है, एक बुक थी इनकी फिलोसोफिया बॉटेनिका, कौन सी थी बेटी? कौन सा था बेटा? फिलोसोफिया बॉटेनिका। और इन्होंने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की थी। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था बेटा? द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत किया, ठीक है। तो द्विजगत प्रणाली के अंदर इन्होंने 2 जगत बनाए। पहला जगत तो कौन सा था बेटा? प्लांटी। पहला जगत कौन सा था? प्लांटी। और दूसरा जगत था एनिमेलिया। और दूसरा जगत कौन सा था? एनिमेलिया, ठीक है। तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इन्हें, फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी हैं, यानी द्विनामकरण पद्धति को सबसे पहले यूज किया था इन्होंने, ठीक है। इनके बुक्स का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसोफिया बॉटेनिका, और द्विजगत प्रणाली भी इन्होंने प्रस्तुत की थी, ठीक है। और इन्होंने 2 जगतों का प्रस्तुतिकरण किया। पहला कौन सा था? प्लांटी, और दूसरा कौन सा था बेटा? एनिमेलिया। समझ में आ गया? तो ये 3 साइंटिस्ट के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस और कैरोलस लिनियस। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले साइंटिस्ट की तरफ। ठीक है, बढ़े अगले साइंटिस्ट की तरफ। ओके, ठीक है बेटा। तो अगले साइंटिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले साइंटिस्ट का नाम है बेटा बेंथम हैन हुकर। बेंथम व हुकर, ये अगले साइंटिस्ट है बेटा, बेंथम और हुकर। इन्होंने बेटा सबसे पहले, ठीक है, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सबसे बड़ा प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किन्होंने? बेंथम और हुकर ने। तो अपन लिख सकते हैं कि इन्होंने सबसे बड़ा प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था बेटा? सबसे बड़ा प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इनकी बुक की अगर अपन बात करते हैं कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। इनकी बुक का नाम क्या था? जेनेरा प्लांटेरम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा? स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने कैसा वर्गीकरण दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को, ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा को जो है वो 3 भागों में बांट दिया,
कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला जो बनाया उन्होंने वो बनाया डाइकॉट, डाइकोटिलिडनी। पहला उन्होंने, हिंदी में लिख देता हूं बेटा ना, पहला उन्होंने बनाया डाइकोटिलिडन। ठीक है, डाइकोटिलिडन पहला उन्होंने भाग बनाया। ठीक है, दूसरा भाग बनाया उन्होंने जिम्नोस्पर्म। दूसरा भाग उन्होंने क्या बनाया बेटा? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और तीसरा भाग उन्होंने बनाया बेटा मोनोकोटिलिडन। ठीक है, पहला भाग तो उन्होंने कौन सा बनाया था? डाइकोटिलिडनी। दूसरा भाग उन्होंने कौन सा बनाया था बेटा? जिम्नोस्पर्म। और तीसरा भाग उन्होंने कौन सा बनाया था बेटा? मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, तो बेटा इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इस वर्गीकरण के कुछ तो गुण थे और कुछ दोष थे। ठीक है, तो अपन इस वर्गीकरण के गुण देखते हैं कि कौन कौन से गुण थे बेटा इसके वर्गीकरण के। ठीक है, अगर मैं इसके गुणों की बात करूं कि कौन कौन से गुण थे इस वर्गीकरण के, तो थे बेटा, सबसे पहला गुण तो यही है कि ये प्राकृतिक वर्गीकरण है, यानी इसमें सभी आकारिकी लक्षणों को आधार माना गया है। क्या है बेटा? ये प्राकृतिक वर्गीकरण है। पहला गुण है इसका ये कि ये कौन सा वर्गीकरण है बेटा? प्राकृतिक वर्गीकरण है। ठीक है, दूसरी चीज बात करें अपन कि इन्होंने वर्गीकरण का आधार माना बेटा पुष्पीय लक्षणों को। ठीक है, इन्होंने वर्गीकरण के लिए पुष्पीय लक्षणों को आधार माना। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा? वर्गीकरण के लिए पुष्पीय लक्षणों को आधार माना। देखो, पुष्पीय लक्षणों को अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि पुष्पीय लक्षण जो होते हैं वो अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं, उनमें बहुत ही कम चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहा उन्होंने? आधार माना। बहुत संरक्षित रहते हैं इसलिए आधार माना जाता है इनको। ठीक है, तो इसका गुण था ये कि प्राकृतिक वर्गीकरण था और वर्गीकरण के लिए पुष्पीय लक्षणों को उन्होंने आधार माना। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये सबसे इजी क्लासिफिकेशन है बेटा, सरल वर्गीकरण है ये कैसा वर्गीकरण है? सरल वर्गीकरण है, इसलिए ये सभी जो है इसके गुणों के अंदर आते हैं। अब इसके अपन दोष की बात करते हैं बेटा कि दोष क्या है इसके अंदर, कि इस वर्गीकरण का दोष क्या है। तो इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष क्या है बेटा? कि इन्होंने जाति वर्तीयता को ध्यान में नहीं रखा। इन्होंने जाति वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा। इन्होंने जाति वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, अब जाति वृत्तीयता की बात करें बेटा तो जाति वृत्तीयता यानी फाइलोजेनी, और मैंने आपको बताया था कि फाइलोजेनी जाति वृत्तीयता क्या होती है। जैसे मैंने एक एंड्रॉयड फोन का एग्जांपल दिया था जिसके अंदर कैमरास पढ़े थे अपन ने। ठीक है, कि पहले जो थे वो कैमरा 2 मेगापिक्सल था, धीरे 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 अब 48 आ गया, फिर और आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से कैमरा क्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है? एक जाति वृत्तीयता है कि पहले कौन से फोन आए, फिर कौन से फोन आए, फिर कौन से फोन आए। उसी तरीके से सबसे पहले इस धरती पर जो उद्भव हुआ था, इन तीनों के आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा अपन, इस वर्गीकरण के आधार पर, है ना। तो सबसे पहले उद्भव हुआ था किसका? जिम्नोस्पर्म का। सबसे पहले उद्भव किसका हुआ था? जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, उसके बाद उद्भव हुआ बेटा डाइकॉट का। उसके बाद किसका उद्भव हुआ? डाइकॉट का। और उसके बाद उद्भव हुआ बेटा मोनोकोट का। तो सबसे एडवांस कौन है बेटा? मोनोकोट। ठीक है, सबसे बाद में जो विकसित होता है वो सबसे एडवांस्ड होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है उद्भव हुआ जिम्नोस्पर्म का, फिर उद्भव हुआ डाइकॉट का, फिर उद्भव हुआ मोनोकोट का। लेकिन इन्होंने क्या किया?
डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में क्या रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया, जबकि जिम्नोस्पर्म यहां आना चाहिए था डाइकॉट के स्थान पर, और जिम्नोस्पर्म के स्थान पर क्या आना चाहिए था, डाइकॉट। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा दोष क्या था कि इन्होंने जाति वरीयता को ध्यान में नहीं रखा तथा जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट व मोनोकॉट के बीच रखा। ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म पहले ही आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उन दोनों को बीच में रख दिया। तो ये इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष है बेटा कि इन्होंने फाइलोजेनी को नेग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने जाति वरीयता को ध्यान में नहीं रखा। यहां तक आ गया बेटा समझ में? कोई दिक्कत है? तो ये अपना जो चौथा साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंथम और हुकर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला साइंटिस्ट, ओके। अब अपन नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं, A.W. आइकलर। तो अगले साइंटिस्ट कौन है बेटा? आइकलर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे पहला जाति वृत्तीयता वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने सबसे पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या क्या किया। इन्होंने प्लांट किंगडम को, यानी पादप जगत को, दो भागों में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने पादप जगत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। जो पहला भाग था उसका नाम था क्रिप्टोगैमिया। क्या नाम था? क्रिप्टोगैमिया। ठीक है, और दूसरे का नाम था फेनेरोगैमिया। और दूसरे का नाम था बेटा फेनेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया का मतलब जिसके अंदर पुष्प क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमिया का मतलब क्या हो गया? जिसमें पुष्प एब्सेंट होंगे, जिनमें पुष्प बनेंगे ही नहीं। ठीक है, और फेनेरोगैमिया का मतलब हो गया जिसमें पुष्प जैसी संरचना बनती है या पुष्प बनते हैं। पुष्प जैसी संरचना बनती है या पुष्प बनते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्रिप्टोगैमिया को भी 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने क्रिप्टोगैमिया को भी कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला भाग था बेटा थैलोफाइटा। ठीक है, दूसरा था ब्रायोफाइटा। ओके, और तीसरा था टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर आते हैं बेटा शैवाल और कवक। थैलोफाइटा में कौन आते हैं? शैवाल और कवक। ठीक है, थैलोफाइटा में किसको इंक्लूड किया गया है? शैवालों को और कवकों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करें फेनेरोगैमिया की।
तो फेनोरोगैमिया को भी दो भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पुष्प जैसी संरचना बनती है और एंजियोस्पर्म में पुष्प बनते हैं। फिर एंजियोस्पर्म को भी दो में बांट दिया गया, पहला डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। पहला कौन सा बेटा? डाइकॉट, और दूसरा कौन सा बेटा? मोनोकॉट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले उद्भव किसका हुआ बेटा? शैवालों का, फिर कवकों का, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जाति वृत्तीय वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला जाति वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बेटा इसने, आइकलर ने। ठीक है ना। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, इसको उतारो फटाफट से। आज चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा हम। ठीक है, मिटा दें? ओके। अब अगला साइंटिस्ट पढ़ते हैं, और अगले साइंटिस्ट का जो नाम है वो है ओसवाल्ड टिप्पो। अगले साइंटिस्ट का नाम बेटा क्या है? ओसवाल्ड टिप्पो। लास्ट साइंटिस्ट है ना। ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक है, ओसवाल्ड टिप्पो जो है, ठीक है, उन्होंने सबसे बड़ा जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सबसे पहला जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था आइकलर ने। ठीक है, और सबसे बड़ा जाति वर्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, सबसे पहले जाति वृत्तीय वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आइकलर ने। और सबसे बड़ा जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया ओसवाल्ड और टिप्पो ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? प्लांट किंगडम को यानी पादप जगत को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला कौन सा था? थैलोफाइटा, और दूसरा था एम्ब्रियोफाइटा। पहला तो कौन सा था बेटा? थैलोफाइटा। ठीक है, और दूसरा था बेटा एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। थैलोफाइटा में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, जबकि एम्ब्रियोफाइटा में क्या बनता है बेटा? भ्रूण बनता है। भ्रूण बनता है। ठीक है, अब थैलोफाइटा के अंदर मैंने आपको बताया था अभी दो ऐड होते हैं, एक तो एल्गी, दो समूह ऐड होते हैं, एक तो एल्गी और एक फंगी यानी कवक। ठीक है, शैवाल और कवक ऐड होते हैं, इनके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और एम्ब्रियोफाइटा को वापस से दो में बांटा गया। एम्ब्रियोफाइटा को वापस से दो में बांटा गया, एट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा। एट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा। ठीक है,
एट्रैकिएटा का बेटा मतलब हो गया जिसके अंदर संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। और संवहन ऊतक कौन से होते हैं बेटा? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसके अंदर क्या है? संवहन ऊतक अनुपस्थित। और संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं बेटा? जाइलम व फ्लोएम। क्या कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। और ट्रैकिएटा के अंदर संवहन पूल उपस्थित होते हैं, सॉरी संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। यानी इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या है बेटा? उपस्थित है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो एट्रैकिएटा में रखा गया बेटा ब्रायोफाइटा को। एट्रैकिएटा में किसको रखा गया? ब्रायोफाइटा को। और ट्रैकिएटा में रखा गया बेटा किस किस को? टेरिडोफाइटा को। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म में बेटा कौन आते हैं? डाइकॉट और मोनोकॉट। कौन आता है बेटा? डाइकॉट व मोनोकॉट। ठीक है, ये आते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। ओके, तो ये है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जिसके अंदर बाटा थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एम्ब्रियोफाइटा में भ्रूण बनता है। ठीक है, थैलोफाइटा को अपन बाटा शैवाल और कवक में, एम्ब्रियोफाइटा को एट्रैकिएटा और ट्रैकिएटा। एट्रैकिएटा जो है संवहन ऊतक इसमें अनुपस्थित होते हैं, जगह जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित, और ट्रैकिएटा में संवहन ऊतक उपस्थित। तो ब्रायोफाइटा में क्या जाइलम फ्लोएम पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। और इसकी ट्रैकिएटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इट्स दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आज यहीं पे अपना चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसके कंप्लीट नोट्स आप बना लीजिए। 100% नोट्स आपके कॉपी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने क्लासेस नहीं लिए वो पुराने वाले क्लासेस में जाके आप पूरी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस डले हुए हैं, यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सरस्वती विद्या विहार के नाम से चैनल बना हुआ है। ओके, उसकी प्लेलिस्ट में जाके पीयूष जैन 11th क्लास पूरा जो वीडियोस है उसमें डले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसको लाइक करना बेटा, सब्सक्राइब करना, और उसके अंदर अपने कमेंट्स भी लिखना कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया है। ठीक है बेटा, तो ये काम आपको करना है आज। ओके, कंप्लीट नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और बार बार आपको रिवाइज करना है चैप्टर। ठीक है ना, और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी वहां पर याद करने के लिए। ठीक है, तो मजा आएगा अपनी कल की क्लास के अंदर। ओके बच्चा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। आपने जो जो चीजें देखी है एनवायरनमेंट के अंदर कि प्लांट देखे हैं बहुत सारे, अब उन प्लांट्स को अपन स्टडी करेंगे, फिर आपको याद आएगा कि हाँ यार ऐसा भी होता है। ठीक है ना, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी ट्रिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कल मिलते हैं बेटा, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।